प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अभी तक इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और इन दोनों लेक्चर में हम अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी लेंथ आपको लग रही होगी, लेकिन उसमें इतना महत्वपूर्ण सब चीज़ें हैं कि आपको उसको देखने में बहुत आनंद आता होगा। दूसरा मेरा ये भी कहना है कि परमाणु संरचना, इसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और इसके बाद एक यूनिट है रासायनिक आबंधन, अर्थात फर्स्ट केमिस्ट्री का सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अगर हम आगे रसायन विज्ञान को समझना चाहते हैं। तो जो भी समय लगता है इन 3 चैप्टर में ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और सारी वीडियो को बहुत मन से सुने और इसको बार बार रिवाइज करते रहें। तो आज हम परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो जाने के पश्चात परमाणु मॉडल किस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो सार्थक प्रयास है वो जे थॉम्सन के द्वारा 1898 में किया गया और इसे हम जानते हैं जे थॉम्सन परमाणु मॉडल के नाम से। ये 1898 में आया परमाणु मॉडल। इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, यह इसको बोला जाता है रेजिन पुडिंग मॉडल, और सामान्य शब्दों में इसको बोला जाता है तरबूज मॉडल। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जे थॉम्सन उस समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला है, अर्थात पूरे परमाणु में धनावेश एक समान रूप से वितरित है, अर्थात हर हिस्से में समान रूप से धनावेश बटा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई गोला इमेजिन करूं तो इसमें इस प्रकार से सब जगह एक समान रूप से धनावेश वितरित है, बहुत घना करके वितरित होता है सब जगह एक समान रूप से, किसी भी भाग में अगर आप चेक कर लें। और इसमें तो ये जो धनावेश भाग होता है, इस धनावेश भाग को ये क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोला उन्होंने, ये प्रोटॉन है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि उस परमाणु में जो धनावेश हैं, जो प्रोटॉन है, वो सब जगह है। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति उन्होंने बताई, अर्थात उन्होंने कहा कि ऋणावेश इसमें जगह जगह धंसा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ ऐसे जगह जगह धंसा हुआ है, अर्थात इसी ऋणावेश को उन्होंने क्या कहा? ये जो ऋणावेश है इसको उन्होंने कहा कि ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। अर्थात आप समझिए कि धनावेश में ऋणावेश धंसा हुआ है। इसका सीधा मतलब उन्होंने समझाने के लिए कहा, जैसे आपने तरबूज खाया होगा तो उस तरबूज को आपने देखा होगा कि अगर हम तरबूज को आधा कट कर लें तो उसमें लाल भाग तो सब जगह होता है। वो लाल भाग को उन्होंने प्रोटॉन की संज्ञा दी कि ये जो लाल भाग है ये प्रोटॉन है, तो वो सब जगह होता है। और उसमें तरबूज के जो बीज होते हैं, वो जो ब्लैक ब्लैक कलर के बीज हैं, वो जगह जगह आपने देखा होगा उसमें धंसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीज की तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, धंसे होते हैं, इसलिए इसको तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल कि मतलब प्लम जो है लाल भाग और पुडिंग उसमें माने बीज जो है वो जगह जगह धंसे हुए हैं। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे आपने देखो बहुत स्वादिष्ट खीर खाई होगी, तो खीर में क्या होता है कि दूध वो जो है वो सब जगह है, दूध में चावल डाल दिया आपने सब जगह है, लेकिन जो उसमें काजू बादाम इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो जगह जगह होती हैं और धसी होती हैं उसके अंदर। तो इसलिए इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है और इसलिए जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो आप समझिए कि इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें धनावेश एक समान रूप से वितरित है, सब जगह एक समान धनावेश है, और उसमें जो ऋणावेश है वो जगह जगह धंसा हुआ है, अर्थात प्रोटॉन सब जगह होते हैं परमाणु में और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जगह जगह उसमें धंसे होते हैं। इनके अनुसार एक बात और क्लियर हो रही है कि जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो पूरे परमाणु पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या पता चल रही है? ये कहते थे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आप देखेंगे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होता है। और जब धनावेश ऋणावेश
का जो आवेश है वो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का है, तो वो एक दूसरे के उसको क्या करे रहते हैं, निरस्त करते रहते हैं। इसलिए परमाणु पूरा कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये कहते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। इसके बाद इसकी कमियां सामने आई। कमियों में सबसे पहली कमी यही है कि यदि मान लीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने अधिक निकट होंगे, माने आप समझिए कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धंसे हैं, माने वो बिल्कुल एकदम टच कर रहे हैं, और ये भी वो मान रहा है कि प्रोटॉन प्लस होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। तो यदि प्लस और माइनस इतने नजदीक होंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे के आवेश को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को नष्ट कर लेंगे। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही नष्ट हो जाएंगे तो पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो जे थॉमसन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो एक साथ रह के भी एक दूसरे के आवेश को निरस्त तो कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी कैसे स्थायित्व उनका बना रहता है। तो इसलिए समय के साथ इस परमाणु मॉडल को फेल कर दिया गया कि ये फेल्योर था। इसका सबसे बड़ा जो दोष है या जो कमी है इस परमाणु मॉडल की वो ये है। हालांकि जे थॉमसन को 1906 में 1907 तक उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो नोबेल पुरस्कार उन्हें बहुत सारी बातों के लिए दिया गया, और उनमें से जो मुख्य बात थी, तो 1907 में नोबेल पुरस्कार जे थॉमसन को मिला। जैसे उनकी एक मुख्य बात थी कि गैसों में, उन्होंने, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसों में विद्युत चालकता को बताया। गैसों में विद्युत चालकता का सैद्धांतिक सिद्धांत भी उन्होंने दिया, वे प्रयोग के माध्यम से वर्णन किया, प्रायोगिक वर्णन भी उन्होंने किया। तो 1907 में जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ ये बताने के लिए कि गैसों में विद्युत चालकता किस प्रकार होती है। आपने देखा था कैथोड किरणों की खोज में बीच में गैसें हैं और फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो गैसों में विद्युत चालकता का सैद्धांतिक और प्रायोगिक वर्णन उनके द्वारा बताया गया, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। हालांकि उनके परमाणु मॉडल में जब कमी आ गई तब उसके बाद विभिन्न और अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयास की, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जे थॉमसन का इस परमाणु मॉडल ने उस समय साइंटिस्टों के लिए एक नई सोच प्रदान की, जिससे वैज्ञानिकों ने इस तरफ सोचना शुरू किया और विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमें परमाणु मॉडल देखने को मिले, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद एक नया परमाणु मॉडल आया जिसको हम क्या जानते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिस प्रयोग को हम रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं। इस प्रयोग में रदरफोर्ड का जो साथ दिया उनके दो विद्यार्थियों ने दिया, और वो दो विद्यार्थी थे हैंस गीगर और एक थे अर्नेस्ट मॉर्सडेन। तो रदरफोर्ड के साथ उनके दो विद्यार्थी थे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए अल्फा कणों का स्रोत है, तो यहां से अल्फा किरणें उत्पन्न होंगी। मैं आपको अल्फा कण के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं। अल्फा कण का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हीलियम परमाणु होता है, तो हीलियम परमाणु का जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हीलियम परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो जो बनता है उसी को बोलते हैं अल्फा कण। तो ये अल्फा कणों का स्रोत है, यहां से अल्फा किरणें ये गमन कर रही हैं, ये अल्फा किरणें हैं। ठीक, इसके बाद देखिए जो राउंड करके लगी है स्क्रीन, इस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का लेप किया गया है। इसको हम प्रतिदीप्त पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी कह रहे हैं। तो ये चारों तरफ से ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट है जो वृत्ताकार आपको दिख रही है। उसके बाद जो ये रेड कलर से दिख रहा है ये सोने की पन्नी है। सोने की इन्होंने बहुत पतली चादर, लगभग आप समझिए 100 नैनोमीटर मोटी, 100 एनएम तो बहुत कम होता है, बहुत बारीक बिल्कुल उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ अल्फा कणों के स्रोत से अल्फा किरणें उत्पन्न की और उनको इस सोने की पतली चादर के ऊपर टकरा दिया, इस पर इनकी बौछार करा दी, बमबारी करा दी, और ये सीधी जाएं इसके लिए यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाता है जिससे स्लिट जैसी लगा दी जाती है, जिससे वो बारीक पुंज बने, जिससे अधिक वेग से अल्फा किरणें इस सोने की चादर पर टकराएं। तो जब वो टकराई तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश किरणें जो हैं वो सीधी आर पार निकल गई इस पतली चादर में बिना छेद किए।
छेद नहीं हुआ, क्योंकि छेद हो जा रहा है तो वो आर पार कहना बहुत आसान बात है, लेकिन ये बिना छेद किए हुए अधिकांश किरणें जो हैं वो सीधी क्या हुई, आर पार निकल गई। दूसरा क्या हुआ, कुछ अल्फा किरणें क्या थी, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हुई, जैसे यहां अभी मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगी बात ये, क्योंकि आपको पता है कि जो, और उनको पता कैसे चलता था कि सीधी जा रही है या थोड़ा बहुत विक्षेपित हो रही, क्योंकि ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी है, ये जो प्रतिदीप्त पदार्थ लगा है जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट बोल रहे हैं, जब भी कोई, मैंने पहले के प्रयोगों में बताया है कि यदि प्रतिदीप्त पदार्थ पर कोई आवेशित कण टकरा जाए तो वहां पर चमक उत्पन्न होती है। तो लगातार ये लाइट फ्लैश हो रही थी, मींस वहां पर चमक उत्पन्न हो रही थी, तो सीधी आर पार निकलने पर चमक उत्पन्न हो रही है, थोड़ा सा विक्षेपित हो रही है, थोड़ा इस एंगल पर विक्षेपित हो, माने विभिन्न विभिन्न एंगलों पर ये विक्षेपित होने लगी। लगभग 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण ऐसी थी जो जिस मार्ग पर डाली उसी मार्ग पर पीछे को वापस आ गई, जिसे हम इंग्लिश में बाउंस बैक भी बोलते हैं, माने इधर से ऐसे अल्फा किरण गई और ठीक इधर कोई वापस आ गई, माने 180 डिग्री पर वापस आ गई। 20,000 अल्फा किरणों में लगभग एक अल्फा किरण ऐसी है। इसका मतलब क्या है, यहां उसके ठीक सामने पॉजिटिव कोई आया होगा तो वो ठीक पीछे वापस आ गए। तो देखो 3 बातें यहां से पता चल रही हैं, ध्यान से एक बार फिर से सुन लें कि जब अल्फा किरणें उन्होंने उस सोने की बहुत पतली चादर पर बौछार कराई अल्फा किरणों की बहुत तीव्र वेग से, तो क्या देखा उन्होंने कि अधिकांश अल्फा किरणें तो सीधी निकल जा रही हैं, बिना छेद किए उस सोने की चादर में सीधी आर पार निकल रही हैं। एक उनको प्रेक्षण मिल रहा है कि अधिक मतलब कुछ अल्फा किरणें छोटे छोटे एंगलों पर विक्षेपित हो जा रही हैं, अपने रास्ते से थोड़ा बहुत इधर उधर विचलित हो जा रही हैं, और 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण ऐसी है जो 180 डिग्री पर वापस आ रही है, माने जो रास्ता अल्फा किरण का जाने का है उसी रास्ते पर वो वापस आ रही है। तो 3 महत्वपूर्ण बातें यहां से पता चल रही हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं, क्योंकि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में ये कह दिया गया था कि पूरे परमाणु में समान रूप से धनावेशित भाग है, तो रदरफोर्ड को कहीं ना कहीं या उनके विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा कि यदि परमाणु में समान रूप से धनावेश है तो सारी की सारी अल्फा किरणें विक्षेपित होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता, इस शायद बताने से रह गया, देखो अल्फा जो कण होता है, एक अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, अर्थात अल्फा किरणें धनावेशित किरणें होती हैं। तो यदि मान लीजिए धनावेशित किरणें इस सोने की चादर पर टकरा रही हैं, तो इस सोने की बहुत पतली चादर में बहुत सारे परमाणु रहे होंगे, तो उन परमाणुओं में यदि थॉमसन की बात माने जो रदरफोर्ड के दिमाग में उस समय चल रही होगी कि भाई परमाणु में तो समान रूप से धनावेश होता है, तो और ये धनावेशित किरणें हैं, तो सारी की सारी धनावेशित किरणें क्या होनी चाहिए, अपने मार्ग से विचलित हो जानी चाहिए। लेकिन यहां देखने में क्या आ रहा है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी आर पार निकल रही है, कुछ ही किरणें विक्षेपित हो रही थी। तो ये तो बिल्कुल उनके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, और इससे वो आश्चर्यचकित हुए भी, और तब उन्होंने जाके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले कि वो जो अधिकांश अल्फा किरणें सीधी आर पार निकल रही हैं, इससे उन्हें ये निष्कर्ष मिला या उन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो पहली बात उनके द्वारा जो बताई गई वो ये बताई गई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब खोखले का मतलब ये नहीं कि वहां कुछ होता नहीं, वहां द्रव्यमान तो जरूर होता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां छिद्र है, ध्यान से समझने की बात है, वहां छिद्र तो है नहीं, वहां कोई ना कोई द्रव्यमान तो जरूर है, कोई ना कोई कण तो है, लेकिन वो कण किस प्रकार के हैं, वहां पर कोई धनावेश नहीं है और ना ही कोई ऋणावेश है, क्योंकि धनावेश होता तो विचलित होती है अल्फा किरण, और ऋणावेश होता तो वो ऋणावेश उन अल्फा किरणों को पकड़ लेता, उनको आगे जाने नहीं देता, ना विक्षेपित होने देता। तो ना तो वहां धनावेश है ना वहां पर ऋणावेश है, फिर कुछ ना कुछ है, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं। तो न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, तो इसलिए रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। सेकेंड पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जो कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से थोड़ा सा छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित हो जा रही हैं, विचलित हो जा रही हैं, इससे वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु में जगह 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 धनावेश है, परमाणु में जगह जगह पर धनावेश है।
क्योंकि आप सोचिए कि धनावेशित किरणें हैं तो वो विचलित हो रही हैं तो उनके सामने प्लस आ गया होगा, तो इसलिए जगह जगह धनावेश है। और तीसरे पॉइंट में वो ये कहते हैं जो 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण जो बिल्कुल बाउंस बैक होती है, ठीक पीछे आती है, 180 डिग्री पर वापस आती है, उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर जहां से वो ठीक पीछे वापस आई है, यहाँ पर सघन दृढ़ मजबूत भाग है, मजबूत धनावेशित भाग है, माने परमाणु के केंद्र में। और वो ऐसा उनको कहाँ मिल रहा था? परमाणु के केंद्र में, बीचों बीच सघन दृढ़ माने मजबूत धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग। ये तीन महत्वपूर्ण बातें रदरफोर्ड को अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से तीन निष्कर्ष उन्हें प्राप्त हुए। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त तीन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस परमाणु मॉडल की मैं आपको मुख्य विशेषताएं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। और लगभग ये परमाणु मॉडल 1911 में आया। इस परमाणु मॉडल की सबसे पहला पॉइंट है कि चूंकि वो कह रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तब रदरफोर्ड ने ये माना कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना है। उसके एक भाग को कहते हैं नाभिक और दूसरे भाग को कहते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं। ध्यान से देखेंगे, परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। उसके एक भाग को कहा जाता है नाभिक और दूसरे भाग को कहा जाता है वृत्ताकार कक्षाएं। यह वृत्ताकार पथ जिसको उसने नाम दिया कक्षा, इंग्लिश में इसको नाम दिया ऑर्बिट। दूसरे पॉइंट में रदरफोर्ड कहते हैं कि ये जो नाभिक होता है ये परमाणु के बीच बिल्कुल सेंटर में होता है और इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। नाभिक में उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है। तो नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। आप इसकी यहाँ जे थॉमसन से कंपेयरिंग करके देखें तो जे थॉमसन क्या कह रहे हैं कि परमाणु में धनावेश एक समान रूप से सब जगह होता है, जबकि रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर संपूर्ण धनावेश होता है। तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं जो कि वृत्ताकार कक्षाएं या जो वृत्ताकार पथ है नाभिक के चारों ओर, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। जबकि जे थॉमसन परमाणु मॉडल में क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेश में जगह जगह धसे होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल देखिए कितनी स्थिति बदल गई है। तो आप कंपेयरिंग करके पढ़ेंगे तो आपको याद आसानी से होगा ना, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट में रदरफोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में निहित होता है, नाभिक में होता है, क्योंकि मोस्टली जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों की वजह से होता है और सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ हैं? नाभिक में। तो पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है, नाभिक में होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट में रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल के ये कहते हैं कि जो नाभिक का आयतन होता है वो पूरे परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। आयतन का मतलब देखो जगह घेरने से होता है ना। तो आप सारे शब्दों को अपने ही मतलब अपने भाव के अनुसार समझा करो कि जैसे आयतन बोला तो आयतन का मतलब बच्चों को समझ नहीं आ रहा आयतन क्या होता है। तो आयतन मतलब होता है स्थान घेरना, कोई कितनी जगह में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो बहुत छोटी जगह में आ जाता है। तो परमाणु का जो नाभिक का आयतन होता है पूरे परमाणु के आयतन की तुलना में कैसा होता है? नगण्य होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
मैं इसको लिख देता हूं, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो आप ये समझिए कि नाभिक इसका मतलब बहुत ही छोटी सी जगह में आ जाता होगा पूरे परमाणु के सामने। और आप ये भी सोच सकते हैं कि जब परमाणु आंखों से नहीं दिखाई देता तो परमाणु तो खुद बहुत छोटा होता है, तो सोचिए नाभिक कितना छोटा होता होगा। तो इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो लगभग होती है 10 की घात -15 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या की बात करें होती है लगभग 10 की घात -10 मीटर। तो इन 5 घात में देखिए इतना अंतर आ जाता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि यदि आप नाभिक को क्रिकेट की एक बॉल के समान माने, क्रिकेट की गेंद है यदि नाभिक, तो पूरा जो परमाणु है उसकी त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी, और 5 किलोमीटर का मतलब है पूरा स्टेडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें क्रिकेट बॉल जो है वो तो समझ लीजिए नाभिक हो गया, और वो जो पूरा स्टेडियम है जहां पर वो क्रिकेट मैच हो रहा है वो उतना बड़ा परमाणु होगा। यदि क्रिकेट बॉल नाभिक है तो पूरा स्टेडियम जो है वो परमाणु के आकार का होगा। तो इतना अंतर होता है समझिए। तो इसका मतलब ये तो माना जाएगा कि क्रिकेट बॉल पूरे स्टेडियम के सापेक्ष क्या होगी, नगण्य जगह घेरेगी। तो सेम यह है कि नाभिक का जो आयतन होता है वो पूरे परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, जबकि पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसमें होता है, नाभिक में होता है। तो ये महत्वपूर्ण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। इसमें बहुत हद तक जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को बिल्कुल फेल्योर सिद्ध कर दिया, क्योंकि इसके अनुसार परमाणु पूरा का पूरा परमाणु 2 भागों में है, नाभिक और नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाएं। तो रदरफोर्ड ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों के लिए वृत्ताकार कक्षाओं की जगह को बताया और इन्होंने उसको ऑर्बिट नाम दिया। तो जिस कॉन्सेप्ट को आज भी हम देखते हैं कि ये वाली बात इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से ही चलती आ रही है कि नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। इसमें एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट ये भी है कि जब नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन माने धनावेश और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन माने ऋणावेश। तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच मीन्स ऋणावेश के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल देखने को मिलता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन मतलब ये समझिए कि वैद्युत आकर्षण बल से उनको खींच रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहां धनावेश ऋणावेश धनावेश धनावेश ऋणावेश ऋणावेश अर्थात जहां 2 आवेश होते हैं, चाहे समान चिन्ह के चाहे विपरीत चिन्ह के, उनके मध्य कैसा बल काम करता है, कूलाम के अनुसार वैद्युत आकर्षण बल, कूलाम बल जिसको कहते हैं। तो वही बल इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच पाया जाता है। तो ये जो लगातार ऐसे घूम रहे होते हैं तो प्रोटॉन के प्रभाव में रहते हैं, प्रोटॉन के साथ वैद्युत आकर्षण बल के प्रभाव में रहते हैं। इस मॉडल को उन्होंने थोड़ा सा तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो तुलना करके बताया, जैसे हमारा सौर परिवार है, जो हमारा सौर परिवार है अर्थात जिसमें सूर्य तो सेंटर में है और ग्रह जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सूर्य जैसे नाभिक हो और जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह माने इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जैसे हमारा सौर परिवार है उसी प्रकार से हमारा परमाणु होता है। चूंकि परमाणु मॉडल की उनकी अपनी विशेषताएं हैं जो कि उस समय तक बहुत सही लग रही थी, लेकिन बाद में थोड़े से ऊर्जा के कॉन्सेप्ट आए, अर्थात विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, जो वो रेडिएशन होता है उसकी तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए, ऊर्जा को लेकर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए जिन पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ठीक नहीं उतर पाया। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी दोष है, उसमें कमियां हैं। तो उन कमियों का अध्ययन करते हैं, क्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां आई जो कि इसको भी थोड़ा सा अमान्य किया गया और इसके बाद और अन्य वैज्ञानिकों के परमाणु मॉडल आए। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में इतनी अच्छी विशेषताएं होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां थी। तो इसलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। इनमें सबसे जो दोष था, जो पहला दोष था जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ये था कि परमाणु में आपको पता ही है कि 2 भाग हैं, एक नाभिक है, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन माने धनावेश, और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो
प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहुत, मान के लीजिए वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इसमें चक्कर लगा रहे हैं कक्षाओं में, नाभिक के चारों, तो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उनके पास अपनी ऊर्जा होगी, तो कभी तो वो ऊर्जा समाप्त होगी, क्योंकि ये कहा जाता था, एक थ्योरी थी मैक्सवेल का सिद्धांत, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैक्सवेल का सिद्धांत। ये थ्योरी एक्चुअल में इस परमाणु मॉडल के पहले आ गई थी। तो ये थ्योरी ये कह रही थी, ये सिद्धांत ये कहता था कि यदि कोई आवेशित कण गति करेगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वो अपने अंदर से विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो आप यहाँ सोचिए कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और वो गतिमान है, तो अगर वो गतिमान है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा होगा, तो कभी ना कभी तो उसकी ऊर्जा समाप्त होगी, और जब उसकी ऊर्जा समाप्त होगी तब वह कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा ऊर्जा विहीन होकर, और जब वो नाभिक में गिरेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ प्रोटॉन पहले से हैं, इलेक्ट्रॉन अब आ गए, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जब इतने नजदीक आएंगे, आपस में टच करेंगे, तो आप अपने विपरीत आवेशों की वजह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे। अर्थात आप समझिए ये जे थॉमसन के परमाणु मॉडल जैसा हो जाएगा, क्योंकि वहां भी तो यही कहा जा रहा है कि प्रोटॉन में धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन और आपस में वो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, तो जब यही नष्ट हो जाएंगे तो पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड अपने इस परमाणु मॉडल में ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण अगर है और वो लगातार गतिमान है वृत्ताकार कक्षाओं में, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो उसके पास वो ऊर्जा कहां से आती है जिस वजह से वो लगातार गति ही करता रहेगा और नाभिक में नहीं गिरेगा। तो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये उनकी सबसे पहली बड़ी कमी थी। दूसरी कमी उनकी ये थी कि वो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। अब इस पॉइंट को तो मैं आपको हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में ही समझा पाऊंगा, उससे पहले हमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पढ़ने हैं, जैसे मैक्सवेल का सिद्धांत, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग प्रकृति बताने के लिए भी था। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कण की भांति भी होती है, उसके लिए प्लांक सिद्धांत है, तो ये सब हमें पढ़ने हैं। तो आप ये समझिए कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के इन दो महत्वपूर्ण दोषों में, पहला दोष मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो दूसरा दोष है रेखीय स्पेक्ट्रम, तो इस रेखीय स्पेक्ट्रम तक पहुंचने के लिए हमें बीच में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो आज मैं केवल इस वीडियो में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, इन दोनों परमाणु मॉडल की कमियों के साथ आप इस वीडियो को देखें, और जो इसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, या कोई डाउट है आपका, या कोई पॉइंट है, तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम में मुझे बता सकते। तो देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कमी पढ़ने के बाद उस समय फिर और वैज्ञानिकों ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो एक साइंटिस्ट का परमाणु मॉडल और हमारे सिलेबस में है, जिसको हम जानते हैं नील बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले उसमें प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाया गया। प्लांक क्वांटम सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैक्सवेल सिद्धांत, जिसकी वजह से रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कमी आ रही है, उसमें दोष आ रहा है। तो मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है, अर्थात हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसके लिए उस विद्युत चुंबकीय तरंगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए जो उस समय थ्योरियां आई, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस केमिस्ट्री में फिजिक्स के वो साइंटिस्ट की थ्योरी एंटर करने वाली है। तो आप नेक्स्ट वीडियो आने तक इस वीडियो में जो मैंने आपको दोनों परमाणु मॉडल बताए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए।